गहरी रात थी। अंधेरे में सिर्फ घर की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वृंदा ने अपने नए घर में पहला कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। लेकिन उसने इसे मात्र एक वहम समझा और आगे बढ़ गई। सास ने मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश की रस्में पूरी की और अगले ही दिन अपने गांव लौट गईं। अब इस घर में केवल वृंदा, उसका पति कार्तिक और 3 साल का अमन था। लेकिन यह घर जितना शांत दिखता था, उतना था नहीं। शादी के बाद से ही वृंदा के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह अलमारी में कपड़े सहेज कर रखती, लेकिन अगले दिन वे कपड़े कभी डाइनिंग टेबल, कभी सोफे, तो कभी छत पर पड़े मिलते। किचन में सब्जियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। और फिर वह भयानक दिन आया। वृंदा स्नान कर रही थी कि अचानक नल से पानी की जगह लाल चटक रक्त बहने लगा। घबराकर वह चीख पड़ी। बदहवासी वह बाथरूम से बाहर निकली और कार्तिक को आवाज दी। नल में से खून आ रहा है। कार्तिक ने अंदर जाकर देखा। यह क्या पागलपन है, यहां तो सब कुछ सामान्य है, उसने झुंझलाते हुए कहा। वृंदा सकते में थी। क्या सच में उसके साथ कुछ गलत हो रहा था या यह महज उसका भ्रम था? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हर रात छत पर किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गैस स्टोव खुद ब खुद जल उठता। और फिर एक दिन निशा की तस्वीर। वृंदा ने डाइनिंग टेबल की ओर देखा। वहां दीवार पर टंगी निशा की तस्वीर थी, कार्तिक की पहली पत्नी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आज उस तस्वीर की आंखों से खून बह रहा था। वृंदा का कलेजा कांप गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से देखा। तस्वीर सामान्य थी। यह सब उसका भ्रम था या नहीं? अचानक उसकी कुर्सी जोर से खड़खड़ाने लगी। वृंदा की सांसें तेज हो गईं। कुर्सी खुद ब खुद खिसकती हुई निशा की तस्वीर के सामने जा पहुंची। वृंदा का शरीर कांप रहा था। उसने खुद को कुर्सी से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। कौन है यहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। और तभी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। लाल रक्त फर्श पर गिरकर आकार लेने लगा। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। वृंदा का दिमाग सुन्न पड़ गया। तस्वीर में हलचल होने लगी। कुछ क्षणों में ही निशा की छवि एक सजीव आकृति में बदल गई। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। कार्तिक ने मुझे मारा था, निशा की आत्मा की आवाज गूंजी। कैसे? वृंदा ने थरथराते हुए पूछा। कार्तिक के किसी और से संबंध थे। जब मैंने उसे रोका तो उसने एक साधु के माध्यम से मुझे छलने की साजिश रची। साधु ने मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं खुद को कष्ट पहुंचाऊंगी तो वह लड़की भी पीड़ा में होगी। मैं बदले की आग में जल उठी, लेकिन मैं भूल गई थी कि दर्द देने से दर्द मिटता नहीं। जब मैंने आत्महत्या का नाटक किया तो साधु ने मेरे ही हाथों मेरी जान ले ली। वृंदा सिहर उठी। तो कार्तिक ही असली गुनहगार है। हां, निशा की आत्मा की आवाज और भी भारी हो गई। और अब वह तुम्हें भी उसी अंजाम तक पहुंचाएगा। वृंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर पर अब गुस्से ने कब्जा कर लिया था। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। साधु पकड़ा गया। उसने पुलिस की मार से तिल मिलाकर सारा सच उगल दिया। कार्तिक भी गिरफ्तार हो गया। उस रात जब पुलिस कार्तिक को ले जा रही थी, वृंदा ने देखा निशा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था। वह मुक्त हो चुकी थी। और फिर एक हवा का झोंका आया। निशा की आत्मा ने वृंदा को एक आखिरी बार देखा, अमन की ओर इशारा किया और हवा में विलीन हो गई। निशा चली गई थी, लेकिन वृंदा अब अकेली नहीं थी। उसने अमन का हाथ थामा और आसमान की ओर देखा। रात अब भी अंधेरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुबह उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जब वृंदा अमन को सुलाने जा रही थी, उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। तस्वीर में अब भी निशा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वृंदा ठिठक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरने लगा है। हवा में हल्की सी सिसकी गूंज उठी। वृंदा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, पर मेरी आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। वृंदा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? उसने हकलाते हुए पूछा। कार्तिक के अलावा कोई और भी था,
कोई जिसने मुझे मरते देखा था पर कुछ नहीं किया, कोई जो अब भी इस घर में है। और तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। वृंदा ने घबरा कर पीछे देखा। अमन की नन्ही आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन वे आंखें किसी बच्चे की नहीं थीं। वे आंखें कुछ और थीं, कुछ भयावह, कुछ अनजाना। वृंदा की चीख गले में ही घुट गई।